सो हे एवरीवन, वेलकम टू योर कॉमर्स हब। तो आज हम रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट जो 25 क्वेश्चंस किए थे उसमें हम टीचिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च कवर किया था। एंड आज हम आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड बाकी के यूनिट्स कवर करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं योर कॉमर्स हब, रासन सेट, यूजीसी नेट नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन देखना है, क्या पता आपके एग्जाम में इनमें से कुछ आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने नोट्स इंक्लूड करे हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है विथ रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पूछा है कौन सा ट्रू है। चलो पढ़ते हैं। पहले तो आपको इस पे ध्यान देना कि ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है, नॉट पूछा या नॉट नहीं पूछा, ठीक है। तो इसके बहुत ध्यान देना होता है। कैश मेमोरी इज द वॉलेटाइल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी इज द वॉलेटाइल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी इज द वॉलेटाइल मेमोरी या रैम इज द वॉलेटाइल। तो देखो, वॉलेटाइल का पहले मतलब समझ से। वॉलेटाइल होता है यानी कि टेम्पररी मेमोरी, मतलब हुआ जैसे कि आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे वो सारा डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है परमानेंट मेमोरी, मतलब कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा, परमानेंटली आपके कंप्यूटर में सेफ रहेगा, ठीक है जी। वो कौन सा होता है? रोम, जिसमें डेटा परमानेंटली सेव रहता है। और नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल कौन सी हो जाती है हमारी? रैम या कैश मेमोरी, जो कि हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो पूछा क्या कैश मेमोरी से, तो चलो ये तो सही बात है। और रैम भी हमारी वॉलेटाइल है। बाकी तो ये जो है ये हमारी हो जाती है नॉन वॉलेटाइल, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ये रहा। बढ़ते हैं आगे। देखो, इसके बारे में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंक्लूड कर दिया है। इसको अब अच्छे से रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और सेट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर कांस्टेंट पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, और नॉन वॉलेटाइल द कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन इवन द देयर इज नो कांस्टेंट पावर। मतलब क्या हुआ, जब बिजली यानी कि लाइट चली गई तो इसका डेटा लॉस हो जाएगा और इसका डेटा आपके कंप्यूटर में परमानेंटली सेफ रहेगा जब तक आप जाओ, ठीक है जी। कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ पावर चाहिए होता है, अगर पावर बंद डेटा भी गया, ठीक है। इसमें कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ पावर नहीं चाहिए होता है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फास्टर होती है और स्लोअर होती है रोम। फास्टर जैसे कैश मेमोरी होती है, अपन कैश क्लियर करते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, आप देखो कितना फास्टली क्लियर हो जाता है, राइट। इसलिए बोला गया ये फास्ट होती है। प्राइमरी स्टोरेज का टाइप है और ये वाला सेकेंडरी स्टोरेज का टाइप है। एग्जाम्पल इसका रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, इसका रोम, हार्ड डिस्क, जितने भी सेकेंडरी डेटा होते हैं वो सारे इसका पार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। हिंदी में भी इंक्लूड किया, इसको अच्छे से रीड करना। बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ा सा कैश मेमोरी के बारे में मैंने दिया है, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, उसमें से आप रीड कर लेना। चलो, रैम इज प्लेस्ड, और रैम कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर है मदरबोर्ड। अब इस टाइप के देखो, अभी जो नेट में क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको बेस क्लियर होना जरूरी है। और सेट में तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है राशन सेट वालों के लिए। आपके एग्जाम चल रहे हैं और महाराष्ट्र सेट के भी एग्जाम आने वाला है। तो चलो आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा ब्राउजर विंडो ऑफ कमर्शियल दैट ओपन ऑटोमेटिकली ऑन ब्राउजिंग वेब पेजेस इज कॉल्ड। क्या कहना चाहता है? जब आप कोई सर्च करते हैं, राइट, गूगल पे आप कुछ टाइप करते हैं, फिर उसके बाद वो लिंक पे जाते हैं, क्रोम पे जाके क्लिक करते हैं, तो जैसे आप क्लिक करते हैं आप सर्च कुछ और करते हैं, लेकिन ऊपर से ऐसे एक पॉपअप बन के आ जाता है, या फिर यहाँ से एक पॉपअप बन के आ जाता है ना। ऊपर से कोई जो आपने नहीं पूछी इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आ जाती, तो वही बोल रहे हैं कमर्शियल जो एड वगैरह होती है ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? पॉपअप, ठीक है। चलो देखो, अभी आईसीटी की चल रहा है, इसके आगे लॉजिकल के पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सर हार्डवेयर। स्टेटमेंट 1 कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। स्टेटमेंट 2 कहते हैं एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो देखो, स्टेटमेंट 1, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई हार्डवेयर नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो आपके यानी कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेरेंस करके करता है। जैसे कि अगर अपन अपनी बात करें, ये यूजर हो गया और ये कंप्यूटर हो गया। अब यूजर कंप्यूटर की भाषा नहीं समझ सकता है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? बाइनरी वाली, 0 1 वाली होती है कंप्यूटर की भाषा, और अपनी भाषा कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, राइट। इसलिए जो उनके बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है वो कौन सा हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर नहीं है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी। अलॉरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व, तो ये बात सही है। स्टेप बाय स्टेप ALU की बात हो रही है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो ये बात सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं आगे। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसको अच्छे से रीड करना। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। काफी बच्चे हिंदी की डिमांड कर रहे थे राशन सेट वाले, तो ये उनके ऑपरेटिंग सिस्टम लाइज इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो आगे ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इट बेसिकली मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। अब देखो, इसको रीड करोगे तो क्या होगा, अगर चाहे ये सेम क्वेश्चन ना है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इजीली हो जाएगा आंसर। An operating system act as an interface, अभी मतलब इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर
और उसके बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है, ठीक है। क्या है वो सॉफ्टवेयर, क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज designed in such a way that it can manage the overall resources and operations of the computer। इस तरीके से मैनेज किया गया कि सारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस मैनेज हो जाए। ये आप रीड करना है आपके लिए, मैं पीडीएफ दे दूंगी। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाते थे, उससे से बोल रहे थे कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको ये कुछ नाम ध्यान देने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कंपाइलर्स आर सॉफ्टवेयर, टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो देखो कंपाइलर सॉफ्टवेयर तो जो क्या करते हैं, कंपाइल करता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको कंपाइल करता है, तो ये सॉफ्टवेयर होता है। ये बात स्टेटमेंट सही है। टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो बात सही है। देखो वैसे मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन अगर टच स्क्रीन मॉनिटर की बात की तो उसको टच कर, यानी कि आप इनपुट दे रहे हैं और वो आपको कुछ शो कर रहा है, तो ये इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस होता है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। बढ़ते हैं आगे। GUI, अब देखो ये बताने से पहले मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे एक पूरा जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है, जितने फुल फॉर्म्स हैं, वो उसका एक पूरा चार्ट दिया है आईसीटी का, उसको आप जाके सर्च करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनमें से कुछ भी देखने को मिल सकता है, उसमें पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, उसको आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, योर कॉमर्स हब नाम से मिल जाएगा आपको। बढ़ते हैं आगे। पूछा गया है जीयूआई का क्या, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। आपको सारे फुल फॉर्म ध्यान देने, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन, अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरफेस होता है यूजर एंड किसके बीच में, यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में। अभी पढ़ा था ना हमने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस करता है, क्योंकि हमें कंप्यूटर की भाषा समझ नहीं आती, कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ नहीं आती, इसलिए जो 0101 को ह्यूमन लैंग्वेज में और उसको कन्वर्ट करके देता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर, यूजर एंड कंप्यूटर, ठीक है जी। मल्टीमीडिया कंप्राइजेस ऑफ टेक्स्ट ऑडियो वीडियो ओनली, या टेक्स्ट ऑडियो वीडियो। तो मल्टीमीडिया क्या होता है, जिसमें सारे मीडियाज के टाइप आ जाते हैं, टेक्स्ट ऑडियो वीडियो। चलो बढ़ते हैं आगे। ये यूजीसी नेट के आई थिंक 2020 के क्वेश्चन हैं, कुछ मैंने 21-22 के भी इंक्लूड किए हैं। पढ़ते हैं आगे। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी कंप्राइजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, वेब बेस्ड लर्निंग, या ऑल दी अबव। तो आईसीटी से ऑनलाइन लर्निंग में भी फायदा हुआ। अभी आप कोविड में देख सकते हो कितना ज्यादा सारे इंस्टीट्यूट कितने ऑनलाइन आ गए और कितने बच्चों को फायदा हुआ इससे। मोबाइल एप्लीकेशन सबके, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उनके सबके मोबाइल एप्लीकेशन बने हुए हैं, तो ये बात भी सही है। आईसीटी वेब बेस्ड लर्निंग होती है, तो ऑल द अबव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो, ये कुछ कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डेटा, इंटरनेट एक्सेस। अब देखो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इससे यूजीसी नेट के हिसाब से मैं बता रही हूँ बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जरूर रीड करना। अब आपको असर्शन एंड रीजन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वॉलेटाइल एंड स्टोर्स डेटा प्रोग्राम्स करंटली इन यूज। तो अभी हमने पढ़ा था रैम क्या होती है, वॉलेटाइल, यानी कि टेम्पररी, जो भी डेटा करंटली यूज में आ रहा है उसी को स्टोर करती है। जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, बिजली की पावर कट होगा, आपका डेटा भी सारा लॉस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट असर्शन तो सही है। रैम इज अ स्टोरेज मीडियम दैट रिटेन्स इट कंटेंट इवन आफ्टर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन टर्न्ड ऑफ। बोल रहा है कि रैम बिजली कटने के बाद, सप्लाई कटने के बाद भी, इलेक्ट्रिक सप्लाई कटने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है, तो ये बात तो फॉल्स है। अभी हमने रीड किया, रोम में होता है डेटा सेव रहता है, लेकिन रैम में डेटा आपका तब तक ही सेव है जब तक इसकी कंटिन्यू पावर सप्लाई आ रही है। तो रीजन आर फॉल्स हो जाएगा, ए इज ट्रू, आर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। द टर्म, अब देखो ये सारे हमारे आईसीटी के हो गए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। ये जो है इंडियन लॉजिक से है। द टर्म पक्षा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक refers to which of the following terms in the process of inference। पक्षा किससे रिलेट करती है, तो देखो ये पढ़ने से पहले अगर आपको आता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसका आंसर पता होगा, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हमारे पास 3 टाइप की टर्म्स होती है, साध्या, पक्षा एंड हेतु। हेतु तो जो होता है हमारा रीजन। अगर हम एग्जाम्पल समझे, देखो ऑल एनिमल्स आर लॉयल, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या हैं, लॉयल है। ऑल डॉग्स आर एनिमल, बोल रहे हैं जितने भी डॉग्स हैं वो एनिमल के अंडर आते हैं, इसलिए कंक्लूजन निकाला कि ऑल डॉग्स आर लॉयल, जितने भी डॉग्स हैं वो लॉयल होंगे, क्योंकि ये भी इसके अंडर आ रहा है, तो ये बात तो सही होगी। अब जो कंक्लूजन में देखें, अगर हम ऑल डॉग्स आर लॉयल, तो इसमें जो डॉग्स है वो क्या है, सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, राइट, जिसके बारे में बात होती है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लॉयल। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो कौन सी होती है, हमारी माइनर टर्म होती है, ठीक है जी। माइनर टर्म कौन सी होती है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे डॉग सब्जेक्ट है, तो डॉग क्या हो जाएगी, माइनर टर्म।
और जो लॉयल है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रेडिकेट ऑफ द टर्म है, प्रेडिकेट ऑफ द टर्म है, जो हमारे प्रेडिकेट है वो क्या हो जाता है, हमारा मेजर टर्म हो जाती है, ठीक है। तो और जो दोनों प्रीमाइसिस में, जो टर्म दोनों प्रीमाइसिस में कॉमन है बट कंक्लूजन में नहीं आती है, वो कौन सी होती है, हमारी मिडल टर्म, ठीक है जी। एनिमल्स प्रीमाइस 1 में भी आ रही है, प्रीमाइस 2 में भी आ रही है, लेकिन कंक्लूजन में नहीं आ रही, तो वो हमारी कौन सी होती है, मिडल टर्म, जो दोनों प्रीमाइसिस में आ रही है बट कंक्लूजन में नहीं आ रही है। तो हेतु क्या होती है, मिडल टर्म होती है, यानी कि यहाँ पे हेतु क्या हो गया, मिडल टर्म एनिमल हो गया, ठीक है। माइनर टर्म क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। अब देखो माइनर टर्म वो होगी जो माइनर प्रीमाइस में आएगी, राइट। तो माइनर प्रीमाइस डॉग कहाँ आ रहा है, ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो यहाँ आ रहा है डॉग, तो ये हो जाएगी हमारी माइनर प्रीमाइस। और लॉयल, लॉयल कौन सी टर्म है, प्रीमाइस 1 में आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रीमाइस। और मेजर प्रीमाइस यानी कि मेजर टर्म जो कि हमारी साध्या होती है, ओके। माइनर टर्म को बोल देते हैं पक्षा, अगर अनुमानक रूप से देखें तो पक्षा हो जाती है हमारी माइनर टर्म, यानी कि सब्जेक्ट। जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की थी, डॉग, जो कि हमारा माइनर टर्म था, वो क्या हो जाएगा, हमारा पक्षा, ओके। और जो साध्या है वो क्या हो जाएगा, हमारा मेजर टर्म, ठीक है। मेजर टर्म यानी कि प्रेडिकेट ऑफ द टर्म, वो हो जाता है हमारा साध्या। और हेतु, लिंगा, रीजन, कंक्लूजन, कुछ भी बोलो इसको, ये हो जाता है हमारा मिडल टर्म, जो कि था यहाँ पे हमारा एनिमल। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, द टर्म पक्षा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। अब पक्षा के बारे में पूछा, अभी हमने देखा कि पक्षा क्या था हमारा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, देखो, ठीक है। इस चार्ट को अब अच्छे से माइंड में रख लेना। पक्षा क्या है हमारा, माइनर टर्म सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, जो कि हमारा यहाँ पे क्या था, डॉग, ठीक है। तो पक्षा क्या हो जाएगा, माइनर टर्म। मिडल टर्म कौन सी थी, हेतु। और साध्या कौन सा था हमारा, मेजर टर्म, यानी कि प्रेडिकेट जो है हमारा साध्या मेजर टर्म, और माइनर टर्म है वो सब्जेक्ट है। चलो बढ़ते हैं आगे। एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, यू शुड गो टू। सब जा रहे इसलिए तुम भी जाओ। अभी क्या होगी, सब कर रहे हैं इसलिए तुम भी करो, तो ये होता है एड पोपुलम, यानी कि भेड़ चाल वाली बात हो गई। जैसे कि कोई एग्जाम का फॉर्म आया, आपको नहीं पता उसके बारे में डिटेल नहीं, ना ही इंटरेस्ट है, लेकिन सबने वो एलडीसी का जैसे फॉर्म आता है तो सबने फिल किया, तो तुम भी फिल कर लो, ठीक है। वो जो बात होती है ना भेड़ चाल वाली, भेड़ बकरियों वाली, वो हो जाती है एड पोपुलम। क्यों, क्या, सब करे इसलिए तुम करो। और ये किसका पार्ट है, इनफॉर्मल फेलिसीज का पार्ट है। इक्वोविकेशन क्या हो जाता है, एम्बिगियस वर्ड, जैसे जिसका मीनिंग क्लियर नहीं होता, जैसे कोई कोई टर्म है उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, मीनिंग कुछ और निकल रहा है, तो वो भी एक फैलेसी हो जाती है, वो हो जाता है इक्विविकेशन वाला। एडवर्केटम वाला होता है, अगर मैं इसको आपको बताऊं एग्जांपल देके, जैसे कि आपको थोड़ा टाइम पहले ध्यान होगा, रोनाल्डो ने, उसका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उसने क्या किया था, कोका कोला की जो बोतल पड़ी थी उसको दूर करके पानी की वाटर बॉटल को उसने अपने पास रखा, ठीक है। तो वो क्या था, उसे कोका कोला कंपनी को कितना ज्यादा नुकसान हुआ, उसने क्या किया, कोका कोला बॉटल को हटाया और पानी की बॉटल को पास में रखा। तो क्या था, एक हायर अथॉरिटी, रोनाल्डो क्या एक हायर अथॉरिटी, हायर पर्सनैलिटी है, उसने ऐसा किया, उसको देख के कितने लोगों ने ऐसा किया होगा, क्योंकि वो एक हायर अथॉरिटी से आ रहा है। उसने बोला कि भाई ये पीना सेफ नहीं है, बॉडी के लिए सेफ नहीं है, इसलिए पानी पियो, राइट। उसका कहने का मतलब तो यही था ना, उसने चाहे इशारों में कहा, लेकिन था तो रीजन यही। तो जब कोई हायर अथॉरिटी से कोई चीज आ रही होती है वो हो जाता है वर्कंडियम। और इग्नोरेटिव में होता है जिस चीज का आपको कोई रीजन नहीं मिलता है, जैसे कि जिस किसी चीज की एग्जिस्टेंस का आपको प्रूफ नहीं है बट एक्चुअली में वो है, तो वो जो होता है इग्नोरेटिव, की प्रूफ नहीं मिला इसलिए हमने उसको सच मान लिया, इग्नोरेटिव वाला हो जाता है, ठीक है। ऐसे काफी सारी इन्फॉर्मल फेलिसीज है, ये रही, इसको आप रीड करना, बाकी आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, आप जिस बुक से भी ले रहे हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन लौकिका एंड अलौकिका इज मेड विद इन। देखो लौकिक और अलौकिक जो होता है वो प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन का पार्ट होते हैं। अब लौकिक क्या होता है, जो कि सेक्युलर इन्फॉर्मेशन होती है, ऑर्डिनरी सेंस, जैसे कि 5 सेंसेस जो सबके पास है, ठीक है, जो हम बात करते हैं ना 5 सेंसेस। और अलौकिक वो होती है जो बियॉन्ड द सेंसेस जाके बात करती है, यानी कि सबके पास नहीं है, कुछ बियॉन्ड स्पेसिफिक गॉड गिफ्टेड होते हैं ना, वो होते हैं अलौकिक वाले। जैसे कि लौकिक तो हो गया 5 सेंसेस जो सबके पास है, कॉमन है, और अलौकिक होते हैं असाधारण, जो सबके पास नहीं है, बियॉन्ड द सेंसेस जाके जो बात करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं ना, वो हो जाते हैं अलौकिक। तो ये दोनों किसके पार्ट है, परसेप्शन के पार्ट है, ठीक है। सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रपोजिशन। देखो मैंने आगे एक चार्ट इंक्लूड किया है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये होता है ए ई आई ओ, वॉवल्स याद रखने, ए ई आई ओ। बोल रहा सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर, किसका पार्ट है, ये होता है ऑल, नो, सम और सम नॉट, ठीक है। अब सम स्टूडेंट है यानी कि ये वाली स्टेटमेंट की बात करिए, तो ये किसका पार्ट है, सम स्टूडेंट्स। ये जो ऊपर वाली होती है वो यूनिवर्सल होती है, ये वाली पॉजिटिव होती है, और ये वाली नेगेटिव होती है। और जो नीचे वाली होती है वो होती है पर्टिकुलर, ये वाली पॉजिटिव हो जाती है और ये नेगेटिव टर्म हो जाती है। तो ये कौन सा सम किसका पार्ट है, पर्टिकुलर
पॉजिटिव का पार्ट है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव का पार्ट है। आगे मैं चार्ट इंक्लूड किया, उससे आपके सारे के सारे डाउट जितने भी हैं, सारे एक एक क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा इससे रिलेटेड जितना भी है। देखो स्क्वायर अपोजिशन, ये मेरी ही राइटिंग में, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी और सब अल्टर। कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी टर्म होती है, अभी हमने बात की थी यहाँ पे जो AEIO वाली, तो ये जो टर्म है ना A और O वाली, यानी कि ऑल सम नॉट वाली होती है कॉन्ट्राडिक्टरी, ये होती है कॉन्ट्रारी। नीचे वाली होती है सब कॉन्ट्रारी, और जो कॉन्ट्रारी और सब कॉन्ट्रारी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। और जो साइड वाली टर्म होती है ये होती है सब ऑल्टर। तो देखो कॉन्ट्राडिक्टरी ये वाली होगी टर्म, ठीक है, कॉन्ट्रारी ये वाली टर्म हो गई ऊपर वाली, और सब कॉन्ट्रारी नीचे वाली टर्म हो गई, ठीक है, और जो सब ऑल्टर है ये साइड वाली टर्म हो गई, ठीक है। अब देखो ये जो है इसको आपको रीड करना बहुत बहुत ज्यादा, इसके जो अभी MCQs वाले क्वेश्चन आने लग गए हैं, मैच इन द फॉलोइंग वाले, जैसे कि आपको इधर स्टेटमेंट दे देते हैं और इनसे आपको मैच करना होता है। नेट में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं 2 साल से, तो उसके सारे आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से रीड करना। अभी मैं समझाने बैठी तो पूरा लेक्चर इसमें कवर हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट्स क्लियर द एग्जामिनेशन एंड फ्यू स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन। अभी किसका टाइप है, देखो ऑल और फ्यू नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऑल जो थी हमारी ये वाली स्टेटमेंट थी, और एक सम कुछ ने नहीं किया, यानी कि फ्यू ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, तो ये कौन सी स्टेटमेंट हमारी, कॉन्ट्राडिक्टरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो इसके सारे आंसर अभी आपको दिखाऊंगा, आगे जितने भी क्वेश्चन आए सारे आंसर इस चार्ट से निकल जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट कैन नॉट बी फॉल्स। दोनों साथ में ट्रू तो हो सकती है लेकिन दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकती हैं। अब देखो इस चार्ट में ये भी मिल जाएगा आपको, ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। ये कौन सी होगी, हमारी सब कॉन्ट्रारी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्ट्रारी और जो सब कॉन्ट्रारी वो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि दोनों साथ में ट्रू हो सकती है लेकिन साथ में फॉल्स नहीं हो सकती। तो कॉन्ट्रारी इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि दोनों साथ में फॉल्स हो सकती हैं लेकिन साथ में ट्रू नहीं हो सकती हैं, ठीक है। ये रहा, बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। और इस ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी का है और ऐसे सब ऑल्टर का है, आपको अच्छे से रीड करना है, इसको अच्छे से समझना है। अगर समझ नहीं आता एग्जाम पास में तो एक बार रट लो, और जो जून वाले के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको तो समझ के ही करना है, क्योंकि समझा हुआ कभी आप भूलोगे नहीं, और अगर रट के जाओगे तो आप थोड़ा टाइम में भूल जाओगे। रटा हुआ आपको ठीक है एग्जाम में, अभी एग्जाम के पर्पज से काम आ सकता है, लेकिन अगर फ्यूचर के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। आपको बहुत चैनल मिल जाएंगे, बहुत यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर। अभी मैं यहाँ समझा नहीं सकती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो इससे सारे आपके निकल जाएंगे आंसर एक चार्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मैं PDF शेयर कर दूंगी। ये इसका एक और, the attribute shared by all and only those subject to which term refer is known as। attributes की बात करिए, देखो ये जो definitions होती हैं, डिनोटेशन क्या होता है हमारा, डिक्शनरी मीनिंग, जो कि क्या होता है ऑब्जेक्टिव सेंस में बात करता है, और एक्सटेंशन ऑफ द टर्म भी बोल देते हैं। जो होता है ना डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है हमारा डिनोटेशन, और उसकी जो फीलिंग, उससे जो एट्रीब्यूट से फीलिंग उस डिक्शनरी मीनिंग से जो अटैच होते हैं वो होता है हमारा कोनोटेशन, यानी कि इंटेंशन ऑफ द टर्म। जैसे कि अगर हाउस की अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या बताएगा, अगर डिक्शनरी में ढूंढोगे हाउस क्या होता है कि हाँ एक ढांचा टाइप बोल देगा, ठीक है, सीमेंट से बना हुआ, ये बना हुआ, जिससे बना हुआ, ठीक है। लेकिन अब वैसे हमारी कुछ फीलिंग्स, हमारे क्या घर घर सुकून, हमारे घर का जब हम नाम लेते हैं हमको क्या सुकून की फीलिंग आती है, वो होता है कोनोटेशन, जिसके हमारे फीलिंग या एट्रीब्यूट्स जुड़े होते हैं। ये क्या होता है, इंटेंशन ऑफ द टर्म होता है, जो कि सब्जेक्टिव सेंस में बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द पीरियड इन विच इंडिया बिकम सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। तो वो कौन सा है हमारा, गुप्ता पीरियड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस पे बेस्ड है, तो कॉम्पिटेंसीज पे बेस्ड होता है। अब इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो है हमारे ग्रेजुएशन आउटकम्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज परसेप्शन। इसको आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है। ये इसके कुछ रैंकिंग पैरामीटर्स होते हैं, हो सकते हैं आपसे पूछ लिया जाए। और इसके कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल 1 to 10 वाले, इसको भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। ये चार्ट आपको सारी रीड करने हैं, स्क्रीनशॉट लो या PDF देखो जो आपको समझ आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। MHRD के द्वारा कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन क्रिएट किया गया था, वो कौन सा हमारा, स्वयं। तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में भी रीड करना, स्वयं, स्वयं प्रभा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी फंक्शन था, UGC का कौन सा एक स्टैट्यूटरी फंक्शन है, टू अपॉइंट टीचिंग फैकल्टी यूनिवर्सिटी। अब UGC इतना बड़ा जो कमीशन है जिसके अंदर हम एग्जाम देते हैं, वो क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी जाके क्या टीचर अपॉइंट करते रहेगा, नहीं। ये तो बहुत छोटा फंक्शन है, यूनिवर्सिटी खुद करती है, वैकेंसीज यूनिवर्सिटी निकालती है, UGC नहीं निकालती है। टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी,
एक यूनिवर्सिटी भी एग्जाम जैसे कि एमजीएससी होगी, जेएनयू होगी, इसके क्या यूजीसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता नहीं, यूनिवर्सिटी खुद एमजीएससी खुद एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जेएनयू खुद एग्जामिनेशन कन्वर्ट करता है, जैसे जितनी भी यूनिवर्सिटी खुद कराती है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज। हाँ, ये हो सकता है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करे, कि एक स्टैंडर्ड के अंडर आपको काम करना है यूनिवर्सिटीज के लिए, वो चीज़ हो सकती है यूनिवर्सिटीज के ऊपर हेड जो हो गया। टू डेवलप क्यूरिकुलम ऑफ यूनिवर्सिटी, ये भी खुद करती है यूनिवर्सिटीज। तो जो यूजीसी का काम क्या हो गया, मेंटेन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना यूजीसी का काम हो गया। Who among the following scholars carried back scriptures from Nalanda University and wrote about architecture in learning? अब देखो नालंदा और तक्षशिला, इनके बारे में आपको याद क्या करना है, यूनेस्को में कब इंट्रोड्यूस हुई थी, यूनेस्को ने कब इसको डिक्लेयर किया था, ठीक है, और आपको क्या याद करना है कि इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, ये सब आपको इसके बारे में रीड करना है। इसकी एज क्या थी, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होता था, किस एज में होता था, ये सब आपको, और मिनिमम पासिंग मार्क्स होते थे, ये सब आपको इनके बारे में रीड करना है, और कहाँ पे थी। तो ये कौन सा स्कॉलर था, तो सबको पता है, जो शिवनसेंग थे चाइना के, उन्होंने इसको किया था, इसके बारे में लिखा था। द एवरेज ऑफ 70 नंबर इज 32 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 3। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको इसको सॉल्व करने नहीं बैठना है, इसको आपको एक ट्रिक बताती हूँ आपको। द एवरेज 70 नंबर से 70 नंबर को जो एवरेज है वो 32 है, हर नंबर को 3 से बढ़ाया तो एवरेज भी 3 से बढ़ जाएगा। एवरेज का ये अच्छा पॉइंट है, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जैसे इसको चेंज करोगे वैसे ही एवरेज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज क्या होता है, डिपेंडेंट होता है प्लस और माइनस पे और मल्टीप्लाई और डिवाइड पे, यानी कि डिपेंडेंट ऑन स्केल एंड डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन वाला जो पॉइंट होता है, कॉमर्स वाले बच्चों को पता होगा वो वाली चीज है। अगर ये 70 का हर नंबर 3 से बढ़ा तो एवरेज भी 3 से बढ़ जाएगा, तो 32 का क्या हो जाएगा 35। ये सिंपल, देखो इतना सिंपल था, आपको खाली 3 से प्लस करना था। और कुछ बच्चे जिनको ये लॉजिक नहीं पता, वो क्या करेंगे, एक नंबर को बैठ के ऐड करने बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। अपूर्व सन ऑफ मधु, अभी ये आया अपना ब्लड रिलेशन से, अपूर्व क्या है, मधु का बेटा है, मधु आ गई है, उसका बेटा क्या हो गया, अपूर्व, ठीक है। विनोद इज ब्रदर ऑफ मधुस हस्बैंड, अब मधु का हस्बैंड कौन हो गया, उसका भाई है, भाई है, यानी कि विनोद क्या भाई है। अब ये दोनों भाई है, तो इसका पूछा गया अपूर्व से क्या रिलेशन है, तो इसका तो भतीजा हो गया, यानी कि नेफ्यू, ठीक है। इफ रीजन इज कोडेड एज 5, गवर्नमेंट एज 9, देन व्हाट इज कोडेड एज एक्सीडेंट। तो देखो अगर आप इस टर्म काउंट करोगे, इसमें जो वर्ड काउंट करोगे, तो इसके आ रहे हैं 6, 6 माइनस 1 किया तो 5 आ गया। गवर्नमेंट के काउंट करोगे तो आपको 10 आएंगे, 10 माइनस 1 किया तो 9 आ गया। एक्सीडेंट के काउंट करोगे, देखो इसको काउंट करके देखो कितने आ रहा है, 8 आएगा, ठीक है। 8 माइनस 1 कर देना, 7 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। बढ़ते हैं आगे, ये 50 हो गए। ये एक बोनस क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। अब इसमें से आपको रॉन्ग नंबर निकालना है, पहले आप खुद सॉल्व करना, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो जितने भी हैं ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन जो 63 है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये बाकी सारे प्राइम नंबर, तो ऑड वन कौन सा देगा, 63। चलो ये हो गया हमारा, इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।